We'll resume our topic ionic equilibria from the last stop. मैं मेरे जो लास्ट लेक्चर में करवा रहा था, if I remember, I was discussing about the dissociation of water. Dissociation of water से मैंने एक pH मीटर वह ऑब्टेन करवाया था. pH स्केल मैंने 0 से लेकर 14 तक बताई थी और मैंने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन की हम pH वैल्यू को देखकर यह समझते हैं कि वह न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है. एसिडिक है तो कैसा एसिडिक? माइल्ड एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक. माइल्ड बेसिक, बेसिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक. हमने यह बात pH स्केल से कंक्लूड करी थी. मैं अब सबसे पहले उसी चीज को थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा और उसी के थोड़े और कंसेप्ट बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, assume HCl to be very strong acid. HCl is a very strong acid. अब 0.1 molar HCl, हमें बताइए इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होएगा, इसका pH वैल्यू क्या होएगा, इसका POH वैल्यू क्या होएगा और इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगा. एंड देन विल डिस्कस दिस सिचुएशन. इसी प्रॉब्लम, इसी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे. 0.1 मोलर HCl. What would be H positive ion concentration into it? What would be its pH value? What would be its POH value? And what is hydroxyl ion concentration? देखिए, हम कहते हैं HCl is almost completely dissociated. पूरी तरह से डिसोसिएट होएगा और HCl के पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाने से वहां पर 0.1 मोलर H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे. उस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होएगा. और इस केस में pH वैल्यू क्या होगा हम अच्छी तरह से जानते हैं. pH वैल्यू इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. एंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन आई विल राइट H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एज 0.1 मोलर. लॉग ऑफ 0.1 मोलर इज -1, उसके आगे माइनस साइन है. pH वैल्यू इज 1. In that case, what is the POH value? हम अच्छी तरह से जानते हैं pH plus POH is 14. हम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे. pH की जगह पर 1 लिख देंगे. POH हमें डिटरमाइन करना है. 1 plus POH is 14 and this gives that POH of the solution is 13. And what is hydroxyl ion concentration? Hydroxyl ion concentration, we always know that इस केस में it's 10 to the power minus of POH. सीधा सीधा यह हम फंक्शन लगा देते हैं और हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज 10 to the power minus 13. इस बात को सोचने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है. H पॉजिटिव आयन into OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज 10 to the power minus 14. इधर H पॉजिटिव की जगह 0.1 लिख दें. हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमें निकालना है और इस तरह से हमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मिल जाता है. अब इस जगह पर जो मैं समझाना चाहता हूं, यह तो HCl सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है. इस 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्सिल आयन कहां से आ गया? HCl से तो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं आ सकता. फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोक्सिल आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम? हम कहते हैं दिस हाइड्रोक्सिल आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर. दिस इज 0.1 मोलर HCl solution. It means 0.1 moles of HCl is added in water, is added in 1 liter of aqueous solution. उस aqueous solution में वहां पर वाटर है और वाटर डिसोसिएट होता है. वाटर के डिसोसिएशन से वहां H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आते हैं. वाटर के डिसोसिएशन से वहां पर यह हाइड्रोक्सिल आयन आए हैं.
फिर दूसरा सवाल, यदि वाटर के डिसोसिएशन से हाइड्रोक्सिल आयन आए हैं तो वाटर से तो 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं। वाटर से तो 10 टू द पावर -7 मोल्स H पॉजिटिव आयन आते हैं, मगर इधर ये 10 टू द पावर -13 क्यों आ रहे हैं? यदि वहां पर वाटर से हाइड्रोक्सिल आयन 10 टू द पावर -13 है तो वहां पर 10 टू द पावर -13 ही H पॉजिटिव आयन आएंगे। तो वाटर से आने वाले H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन कम कैसे हो गए? हम कहते हैं इट्स ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। डेफिनेटली वहां पर वाटर भी इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है और वाटर के डिसोसिएशन से वहां H पॉजिटिव आयन आते हैं और HCl के डिसोसिएशन से भी वहां पर H पॉजिटिव आयन आते हैं और यह H पॉजिटिव आयन इन दोनों में कॉमन आयन हो गए हैं और इस H पॉजिटिव आयन के कॉमन आयन हो जाने से वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगने लगा है। अब उस कॉमन आयन इफेक्ट वो कैसे लग रहा है? उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से HCl के डिसोसिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि HCl है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl सिंस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए उसके डिसोसिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वाटर जो कि एक वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन हेवीली सप्रेस हो गया। प्योर कंडीशन में वाटर डिसोसिएट होता है और 10 टू द पावर -7 मोल्स H पॉजिटिव आयन के 10 टू द पावर -7 मोल्स हाइड्रोक्सिल आयन के देता है, मगर वही वाटर अब इस HCl की प्रेजेंस में HCl के H पॉजिटिव के कॉमन हो जाने से अब इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो गया है और अब यह डिसोसिएट हो रहा है 10 टू द पावर -13 मोल्स H पॉजिटिव के दे रहा है और 10 टू द पावर -13 मोल हाइड्रोक्सिल आयन के दे रहा है। मींस वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन काफी कम हो गए हैं। वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है H पॉजिटिव आयन के प्रति वो और भी कम हो गया। इस सॉल्यूशन में हम यह मानते हैं कि अधिकतर H पॉजिटिव आयन सिर्फ HCl से ही आ रहे हैं, वाटर से कोई खास H पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, इसलिए H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लिखते समय हमने सिर्फ HCl को ही अकाउंट करा है। इफ somebody ask you what is contribution of water toward H positive ion concentration in this solution, इस solution में what is percentage contribution of water toward H positive ion concentration, तो हम कैसे करेंगे? हमसे यह पूछा गया है कि HCl से भी H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, वाटर से भी H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, कितने परसेंट H पॉजिटिव आयन वाटर से आ रहे हैं? तो हम कहेंगे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टूवर्ड H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, वहां मैं लिख देता हूं। देखिए वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन उतने ही होंगे जितने हाइड्रोक्सिल आयन है, वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन उतने ही होंगे जितने हाइड्रोक्सिल आयन है, और टोटल H पॉजिटिव आयन है वहां पर 0.1 मोलर into 100. This is percentage concentration of water which is 10 to the power minus 10%, which is negligible, which is ignorable. इसलिए हम इस सॉल्यूशन में वाटर की प्रेजेंस को अकाउंट नहीं करते हैं, वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन को अकाउंट नहीं करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वैसे ही वह काफी कम हो गई। If we have 10 to the power minus 3 molar HCl, यदि 10 to the power minus 3 molar HCl है तो इसमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होएगा, इसमें pH वैल्यू क्या होएगी,
इसमें पीओएच वैल्यू क्या होगी, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, और फाइनली इसमें भी मुझे बताइए व्हाट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मैंने प्रॉब्लम को रिपीट करा है, 0.1 मोलर की बजाय 10⁻³ मोलर करा है। मैं कहूंगा वंस अगेन HCl पूरा डिसोसिएट होएगा, 10⁻³ मोलर है तो 10⁻³ मोलर H पॉजिटिव आयन ही वहां पर हमें मिल जाना चाहिए। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट pH वैल्यू मस्ट बी 3, negative log of H positive ion concentration, and from this equation pOH value must be 11, and from here hydroxyl ion concentration would be 10⁻⁻11। once again हमसे percentage contribution of water toward H positive ion concentration पूछा गया। उसके पहले H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव 10⁻14 ये हमेशा ही होल्ड करेगा, इधर भी होल्ड करता हुआ दिख रहा है हमें। pH प्लस pOH इक्वल टू 14 ये हमेशा होल्ड करेगा, इधर भी होल्ड करता हुआ दिख रहा है। अब कॉमन आयन की वजह से वाटर से आने वाले हाइड्रोक्सिल आयन कम हो गए हैं, कॉमन आयन H पॉजिटिव आयन रहा है, और वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन भी बिल्कुल उतने ही होंगे जितने हाइड्रोक्सिल आयन वहां पर, और टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है 10⁻³ इंटू 100। इस तरह से यह परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हो गया 10⁻⁶%। That's why in this solution as well we ignore the dissociation of water, क्योंकि वाटर से आने वाले H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन नेग्लिजिबल होते हैं, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लिखते समय हमें वाटर की प्रेजेंस को अकाउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से इफ वी हैव 10⁻⁻5 मोलर HCl, यदि 10⁻⁻5 मोलर हो तब इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हम क्या लिखेंगे, इसमें हम pH क्या लिखेंगे, pOH क्या लिखेंगे, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे। और वंस अगेन मैं सेम क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर toward H positive ion concentration। Let's repeat the same question, और फिर हम कुछ कंक्लूड भी करेंगे कि ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। जैसे जैसे HCl का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉरी इधर HCl का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, 0.1 से 10⁻³ हुआ, अब 10⁻⁵ हो गया है, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अभी भी HCl का ही हम अकाउंट कर रहे हैं 10⁻⁵, pH वैल्यू 5, pOH वैल्यू अब हम लिखेंगे 9, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁹। आप देखिए जैसे जैसे HCl का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ते जा रहे हैं, वाटर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। पहले 10⁻⁻10 था, अब 10⁻⁻6 हुआ। अब इसमें यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁹ ही H पॉजिटिव आयन आएंगे वाटर से, और टोटल H पॉजिटिव आयन है 10⁻⁵ इंटू 100 कर देंगे, तो अब यह हो गया 10⁻²%। वाटर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जरूर रहा है, मगर है अभी भी नेग्लिजिबल, है अभी भी इग्नोरेबल। इसीलिए
इस केस में भी हम वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन को पूरी तरह से इग्नोर ही करेंगे। अब if we have 10 to the power minus 6 molar HCl, let's repeat the situation with 10 to the power minus 6 molar HCl। मैंने HCl का कंसंट्रेशन और कम कर दिया है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में सिर्फ 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर HCl है। इस सॉल्यूशन के अंदर व्हाट वुड बी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, व्हाट वुड बी इट्स pH वैल्यू, व्हाट मस्ट बी इट्स pOH वैल्यू एंड व्हाट इज हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और इधर बताइए व्हाट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब मैं इस प्रॉब्लम को रिपीट करता हूं। 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर HCl में 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर H पॉजिटिव आयन होंगे, pH 6 होएगा। pOH हम 8 कहेंगे। हाइड्रोक्सिल आयन इधर से भी 10 टू द पावर माइनस 8 ही आएंगे। अब जो हमसे प्रॉब्लम पूछा है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर से H पॉजिटिव आयन उतने ही आएंगे जितने हाइड्रोक्सिल आयन आ रहे हैं। टोटल H पॉजिटिव आयन है वहां पर 10 टू द पावर माइनस 6 इन 200 and on calculating this, now this become a limiting case 1%। 10 to the power minus 6 molar HCl, जब HCl का कंसंट्रेशन कम होते होते 10 to the power minus 6 मोलर हो गया है। इस केस में HCl से आने वाले H पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं, तो वाटर से आने वाले H पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। अब वो बढ़ते बढ़ते 1% तक आ गए। बट वंस अगेन 1% contribution is also treated as ignorable, it's also treated as negligible। इस जगह पर भी वाटर की प्रेजेंस और वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन को इग्नोर करा जा सकता है, उसको निग्लेक्ट करा जा सकता है, क्योंकि उससे मात्र 1% H पॉजिटिव आयन ही आ रहे हैं। 99% H पॉजिटिव तो वहां पर फिर भी HCl से ही आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ HCl की प्रेजेंस को ही कंसिडर करा जाए। नाउ अब मैं HCl के कंसंट्रेशन को और कम कर देता हूं। इफ आई से दैट वी हैव गॉट 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl, for such a solution what would be H positive ion concentration in it and what would be its pH value? आप सोचिए HCl का कंसंट्रेशन मैंने फर्दर और कम कर दिया, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl, और इसकी pH वैल्यू क्या है? अब इस सिचुएशन को हम सोचते हैं। मैं सोचने के लिए आपको 1 मिनट का समय दूंगा, फिर समझाना चालू करूंगा। इसी समय सोचिए। चलिए अब मैं इसको समझाना चालू करता हूं। देखिए, यदि हम ऐसे सोचे, इस जगह पर भी हम वाटर के प्रेजेंस को इग्नोर कर दें और हम सिर्फ HCl को डिसोसिएट होता हुआ सोचे, और HCl के डिसोसिएशन से हम H पॉजिटिव आयन को कहें 10 टू द पावर माइनस 8, और यह लिख दें कि H पॉजिटिव आयन है 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, और pH वैल्यू लिख दें हम 8। तो क्या यह सही है? निश्चित यह गलत तरीका है, क्योंकि जब आप pH इक्वल टू 8 बोल रहे हो, इसका मतलब आप इसे एक बेसिक सॉल्यूशन कहने लगे हो। आप कहने लगे हो कि ये कड़वा लगने लगेगा।
क्या वाकई में ऐसा है? 10⁻⁻8 मोलर HCl का मतलब है कि एक बहुत बड़ी सी टंकी है जिसमें बहुत ढेर सारा पानी है, 10⁸ लीटर्स पानी है, और उसमें हमने 1 मोल HCl डाल दिया, तो वहां पर जो HCl का सॉल्यूशन बनेगा वो 10⁻⁻8 मोलर बन जाएगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ HCl इन 10⁸ लीटर्स। 10⁻⁻8 मोलर HCl का मतलब है 1 मोल ऑफ HCl in 10⁸ लीटर्स ऑफ वाटर। इसका कंसंट्रेशन काफी कम हो गया है क्योंकि HCl काफी कम डाला है आपने, ढेर सारे पानी में काफी कम HCl डाला है, मगर रहेगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन, लगेगा तो ये खट्टा ही, pH तो इसका 7 से कम ही रहना चाहिए। मगर इस तरीके से करते समय जब आप pH ग्रेटर देन 7 बोल रहे हो तो डेफिनेटली यह एक गलत तरीका है। अब इस जगह पर आपने गलती क्या करी, आपसे गलती क्या हुई? गलती यह हुई है आपसे कि आपने वाटर की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया है, वाटर से आने वाले H पॉजिटिव को इग्नोर कर दिया है। आप देखें इस जगह पर जब HCl डिसोसिएट हो रहा है तो HCl पूरी तरह से डिसोसिएट होकर भी कितना H पॉजिटिव आयन दे रहा है? पूरी तरह से डिसोसिएट होकर भी HCl 10⁻⁻8 मोल्स H पॉजिटिव आयन ही दे रहा है। इससे कहीं ज्यादा H पॉजिटिव आयन तो वाटर से आ जाते हैं, वाटर से प्योर कंडीशन में 10⁻⁷ मोल्स आ जाते हैं। यदि इससे कहीं ज्यादा H पॉजिटिव आयन वाटर से आते हैं तो हम वाटर की प्रेजेंस को कैसे भूल सकते हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हमें वाटर की प्रेजेंस को भी अकाउंट करना पड़ेगा। अभी तक हम वाटर की प्रेजेंस को इग्नोर क्यों करे हैं? अभी तक हम वाटर की प्रेजेंस को इग्नोर इसलिए करे हैं क्योंकि वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन काफी कम होते थे और HCl से आने वाले H पॉजिटिव आयन काफी अधिक होते थे, और HCl से आने वाले H पॉजिटिव आयन वाटर के डिसोसिएशन को और भी सप्रेस कर देते थे, इसलिए हम वाटर की प्रेजेंस को इग्नोर करते थे। मगर इस जगह पर हम वाटर की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए, हम वाटर के प्रेजेंस को अकाउंट करने का एक और तरीका बताते हैं। इस बात को समझने के बाद हम कहते हैं वाटर से H पॉजिटिव आयन आएंगे 10⁻⁻7 और HCl से H पॉजिटिव आयन आएंगे 10⁻⁻8। इस तरह से वहां पर H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8, यह हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻7, और इस तरह से pH वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 6.95 समथिंग। हम यह एक मेथड सजेस्ट करते हैं वाटर की प्रेजेंस को अकाउंट करने का। आप जरा देखिए, हमने वाटर को डिसोसिएट होते हुए देखा और वाटर के डिसोसिएशन से हमने 10⁻⁻7 मोल्स H पॉजिटिव आयन के आते देखे और 10⁻⁻7 मोल्स ही हाइड्रोक्सिल आयन के आते हुए देखते हैं। HCl के डिसोसिएशन से हम 10⁻⁻8 मोल्स H पॉजिटिव के और 10⁻⁻8 मोल्स क्लोराइड आयन के, इस तरह से टोटल H पॉजिटिव आयन जो हो गए, वाटर से आने वाले 10⁻⁷, HCl से आने वाले 10⁻⁸, दोनों को ऐड करा 1.1 इंटू 10⁻⁷, और इस तरह से pH वैल्यू है 6.95। क्या यह तरीका सही है? क्या इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? अपेरेंटली तो यह तरीका हमें सही दिख रहा है, इसकी वैल्यू भी जो एग्जैक्ट आंसर है उसके काफी करीब है, इसकी वैल्यू भी लॉजिकल दिख रही है, 7 से कम मतलब एसिडिक रेंज में दिख रही है, माइल्ड एसिडिक दिख रही है, मगर फिर भी यह प्रॉब्लम को, सिचुएशन को डील करने का गलत तरीका है। अब इस जगह पर गलती क्या है? इस जगह पर यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने वाटर की प्रेजेंस को कंसिडर करा, मगर आपने वाटर की प्रेजेंस को सही तरीके से कंसिडर नहीं करा। आपने क्या गलती कर दी? आपने कॉमन आयन इफेक्ट, उस कंसेप्ट को आप भूल गए, उसको आपने अप्लाई न करके गलती कर दी।
किस तरह की गलती? भाई वाटर का ये जो डिसोसिएशन है, इस तरह से जो डिसोसिएशन आपने लिखा है, ये तो प्योर कंडीशन में होता है। वाटर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन के 10⁻⁻7 मोल्स दे, हाइड्रोक्सिल आयन के 10⁻⁻7 मोल्स दे, यह तो प्योर कंडीशन में होता है। इस HCl सॉल्यूशन में इस तरह से डिसोसिएट थोड़ी ही ना हो सकता है। इस HCl से आने वाले या जो H पॉजिटिव आयन है, ये जो H पॉजिटिव आयन वहां पर कॉमन हो रहे हैं, ये वाटर को अब प्योर कंडीशन के माफिक डिसोसिएट नहीं होने देंगे, ये वाटर के डिसोसिएशन को सप्रेस करेंगे। इस जगह पर हमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाना होगा। अब मैं कॉमन आयन इफेक्ट को लगाकर वाटर के डिसोसिएशन को कंसिडर करके बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताता हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम कहते हैं HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से डिसोसिएट होएगा और वहां पर 10⁻⁻8 मोल्स H पॉजिटिव आयन के होंगे। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसे लिखने में हमें कोई समस्या नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हैं। मगर वाटर जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मगर जिसका डिसोसिएशन HCl के कंपैरेबल हो रहा है, इधर जिससे आने वाले H पॉजिटिव HCl के कंपैरेबल है। इस केस में वाटर डिसोसिएट होएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा, मगर 10⁻⁻7 मोल्स नहीं देगा। इस वो H पॉजिटिव के X मोल्स देगा और OH नेगेटिव के X मोल्स देगा। और यह X की वैल्यू 10⁻⁻7 से थोड़ी कम रहनी है। ये कम इसलिए रहनी है क्योंकि HCl के H पॉजिटिव के साथ कॉमन आयन हो गया और उस कॉमन आयन की वजह से वाटर का डिसोसिएशन सप्रेस होना है। वहां पर जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वह होगा X प्लस 10⁻⁻8। X तो वाटर से आए, 10⁻⁻8 HCl से आए, और वहां पर जो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू X। इस तरह से हम कहेंगे यदि वहां पर वाटर है तो वाटर का Kw वैल्यू और Kw डेफिनेशन वो हमेशा होल्ड करनी चाहिए। कहीं पर भी वाटर है तो वाटर की आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू और उसकी डेफिनेशन हमेशा होल्ड करनी चाहिए। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम रखते हैं X प्लस 10⁻⁻8, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह रखते हैं हम X और Kw की जगह 10⁻⁻14। इस तरह से वहां हुआ X स्क्वायर प्लस 10⁻⁻8X माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। In this manner, we'll end up with a quadratic equation. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट तरीके से। उस समय बिल्कुल एग्जैक्ट X की वैल्यू आएगी जो वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन है। फिर हम एग्जैक्ट H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे 10⁻⁻8 प्लस X करके, और फिर हम एग्जैक्ट pH वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 6.97 समथिंग। This is the exact method to solve this equation. क्या आप इसी समय सॉल्व करके मुझको X की वैल्यू बताएंगे और इसी समय सॉल्व करके H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे? pH वैल्यू फाइनल आंसर तो मैंने पहले ही बता रखा है। आप मुझे इमीडिएटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू इसी समय बताइए, so that I could write the exact answer here. Here the value of C is negative, that would come out to positive. Tell me the value of X. Now, after studying about 10⁻⁻8 molar HCl, if somebody says we have got 10⁻⁻10 molar HCl, HCl का कंसंट्रेशन और भी कम हो गया। अब हम कहते हैं कि यह तो इतना डाइल्यूटेड HCl है, इसमें HCl का कंसंट्रेशन इतना कम हो गया है कि अब इसमें वाटर से आने वाले H पॉजिटिव आयन ही खासकर दिखाई देंगे। वाटर से आने वाले H पॉजिटिव जो कि 10⁻⁻7 है वही दिखेंगे। HCl से आने वाले H पॉजिटिव अब इस केस में इग्नोरेबल है। 10⁻⁻10 मोलर H पॉजिटिव आयन अब वो वाटर के कंपैरिजन में इग्नोरेबल हो गए। अब हम कहेंगे H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻7 ही है और pH वैल्यू नियरली 7 ही कहलाएगी।
इफ somebody says 2 molar HCl, अब मैं एकदम से उल्टा जा रहा हूं, 2 molar HCl, मैंने 0.1 मोलर से HCl के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता गया और उन सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को और H आयन कंसेंट्रेशन को स्टडी करा। इफ आई से 2 मोलर HCl, इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? क्या इस केस में हम ऐसा सोचेंगे कि यह HCl जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरी तरह से डिसोसिएट होकर यहां पर क्या H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 2 मोलर बनेगा? क्या पीएच वैल्यू को नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लिखते हुए नेगेटिव लॉग ऑफ 2 लिखते हुए -0.30110 क्या यह लिखा जा सकेगा? क्या पीएच वैल्यू नेगेटिव होती है? क्या इस केस में पीएच नेगेटिव लिख दिया जाए? कभी नहीं। तो अब इस केस में क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा? इस केस में पीएच क्या लिखा जाना चाहिए? अब देखिए, भले ही हमने कहा HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl काफी अधिक डिसोसिएट होता है, मगर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो डिसोसिएशन कम भी होता है। और 2 मोलर HCl आपने लिया जरूर है, 2 मोलर HCl मीन्स इट्स हेवीली हाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इतने अधिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएशन कभी हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं HCl जब भी डिसोसिएट होता है और H पॉजिटिव आयन मिलता है तो जितना भी H पॉजिटिव आयन है वह एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H पॉजिटिव आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली माइग्रेट नहीं करता है। H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहता है और मैक्सिमम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में जो हो सकता है दैट इज 1 मोलर। 1 लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम 1 मोल हाइड्रोनियम आयन ही पॉसिबल होते हैं। मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन एनी एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर। यहां हमने 2 मोलर HCl लिया जरूर है, मगर यह पूरा 2 मोलर HCl डिसोसिएट कभी नहीं होगा। वहां पर इस 2 मोलर HCl में से सिर्फ 1 मोल H पॉजिटिव आयन 1 लीटर में डिसोसिएट होएगा। वहां पर मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन 1 मोलर रहेंगे, मैक्सिमम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 1 मोलर रहेंगे और मिनिमम पीएच वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पीएच वैल्यू 0 से कम कभी नहीं होती है। यह 2 मोलर HCl जरूर है, मगर इसका पीएच कभी नेगेटिव नहीं कहा जाएगा, इसका पीएच 0 ही रहेगा। यदि कहीं पर दिया हुआ हो 100 मोलर HCl और इसके लिए पीएच पूछा हुआ हो, नाउ व्हाट डू यू से? 100 मोलर HCl, क्या इसमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 100 मोलर कहा जाएगा? क्या इसका पीएच -2 कहा जाएगा या इसका पीएच 0 कहा जाएगा? इस कंसेप्ट से अब इस सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले जरा हम सोचें कि यह सॉल्यूशन हम किस तरह से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन में हम क्या क्या रहे हैं। 100 मोलर HCl का मतलब क्या है? 100 मोलर HCl का मतलब है 100 मोल्स ऑफ HCl, 100 मोल्स ऑफ HCl in 1 liter
solution. 100 moles of HCl in 1 liter solution. 100 moles of HCl का मतलब क्या हुआ? 3650 grams of HCl in 1 liter solution. अब जरा सोचिए, आपने 3650 ग्राम HCl के लिए एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ही रहा। क्या ऐसा सॉल्यूशन प्रैक्टिकली बना पाना भी पॉसिबल है? हम कहते हैं सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसे सॉल्यूशन को सिर्फ आप लिख ही सकते हो, कॉपी के ऊपर पेन से लिख सकते हो, चौक से बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो, मगर ऐसा सॉल्यूशन प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं जा सकता। और यदि कोई सॉल्यूशन प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं जा सकता तो फिर उसके पीएच की बात ही क्यों करें? मैं इधर सिंपल सी बात कहूंगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन। No point discussing pH of such situation. This is about the pH value at various concentrations of HCl. हमने हमेशा HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड माना और अलग अलग डाइल्यूशन पर, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर हमने HCl के बारे में स्टडी करा। अब इसी तरह से हम NaOH के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट बता सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, एसिड और बेस के कंसेप्ट परफेक्टली एनालॉगस है। मैं सारे कंसेप्ट को एसिड्स के द्वारा समझा रहा हूं, जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको एसिड्स के द्वारा समझा रहा हूं, और एग्जैक्टली इस तरह के कंसेप्ट बेस के लिए भी अप्लाई करे जा सकते हैं, बेस के लिए भी लिखे जा सकते हैं और सोचे जा सकते हैं। NaOH वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके लिए भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी और सोची जा सकती हैं। अब मैं आगे के कंसेप्ट समझाता हूं। रिगार्डिंग डिसोसिएशन ऑफ वाटर, लेट मी डिस्कस वन मोर कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पहले एक प्रॉब्लम सुनो और उसका जवाब दो। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, at 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मैंने 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, फॉर प्योर वाटर, at 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्योर वाटर, if pH is 6, what must be pOH? At 35 degree centigrade for pure water, if pH is 6, what must be pOH? Will you please answer me? pOH must be 8. बस सभी लोग यही सोच जाते हैं। क्या pOH 8 होगा? हाँ, वही चीज तो देखना है कि टेम्परेचर pH प्लस pOH इक्वल टू 14, ये तो आप हमेशा तब लगाते हो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यदि टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या pH प्लस pOH इक्वल टू 14 लिख सकते हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो फिर क्या कंसेप्ट लगा? अब इस जगह पर हम सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे, फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर जब डिसोसिएट होता है तो जितने H पॉजिटिव आयन देता है उतने ही OH नेगेटिव आयन भी देता है। इन प्योर वाटर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। pH is equal to pOH in pure water.
प्योर वाटर में पीएच और पीओएच बराबर होता है, इस जगह पर पीएच प्लस पीओएच, पीएच और पीओएच, पीएच यदि 6 है तो पीओएच भी 6 होएगा, और इस जगह पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहेंगे पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 12 H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 to the power minus 12, KW is equal to 10 to the power minus 12, PKW is equal to 12. टेम्परेचर के बदल जाने से KW बदल जाता है, PKW बदल जाता है, यह एक्सप्रेशन बदल जाता है, पीएच प्लस पीओएच यह एक्सप्रेशन बदल जाता है। हम कहते हैं एट एनी टेम्परेचर, at any temperature H positive into OH negative is KW pH plus POH is PKW। किसी भी टेम्परेचर पर यह लिखेंगे, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इधर मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम PKW is 12, KW is 10 to the power minus 12। टेम्परेचर के चेंज होने से यह एक्सप्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW हम लिखेंगे 10 to the power minus 14, PKW लिखेंगे हम 14। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर, इधर जो हमने लॉजिक पकड़ा हो प्योर वाटर का पकड़ा कि प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमेशा बराबर, पीएच और पीओएच हमेशा बराबर। इन दिस मैनर वी शुड सॉल्व द सिचुएशन। अब नाउ after discussing about the behavior of acids, the behavior of base, the behavior of water, now let's start discussing about salt. Once again मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, इट्स नॉट द फिनिश। ऐसा नहीं है कि मैंने एसिड के बारे में सारी बातें बता दी और फिनिश हो गए, बेस के बारे में सारी बातें बता दी फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है। हम अभी तो बार बार एसिड और बेस की चर्चा करते रहेंगे, उनके बारे में और चीजें समझते रहेंगे। अभी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट उनके बारे में समझ लिए हैं, कॉमन आयन इफेक्ट भी समझ लिया है, वाटर के प्रेजेंस से क्या असर होता है यह भी समझ लिया। अब हम आगे के कंसेप्ट और आगे की थ्योरी को डिटेल में पढ़ने और समझने के लिए अब थोड़ा हम सॉल्ट के बारे में भी समझ लेते हैं कि सॉल्ट किस तरह से बिहेव करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट के बारे में समझाने से पहले मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट बता दूं। वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तीन कैटेगरी में हम रखते हैं। द फर्स्ट इज सिंपल सॉल्ट, complex salt, and double salt। सॉल्ट को हम 3 कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं, सिंपल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट आर द डायरेक्ट product of neutralization reaction. They generally consist of a cation and anion। एक ही तरह का कैटायन होता है, एक ही तरह का एनायन होता है। हम जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें सबसे पहले सिंपल सॉल्ट मिलता है। मैं सिंपल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। NaCl, कॉपर सल्फेट, KCN, Ca3, PO4 whole twice, Al2, SO4 whole thrice. Such are the examples of simple salt. These are simple salt. इन simple salt में एक ही तरह का कैटायन है और एक ही तरह का एनायन है। जैसे हम Ca3PO4 whole twice की बात करें तो इधर एक कैटायन है कैल्शियम आयन,
जो कि बेस से आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा एनायन है, और जो एनायन है दैट इज फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, जो कि आया है H3PO4 एसिड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 यह बेस और यह एसिड आपस में रिएक्ट करे और वहां पर कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट मिल गया, एंड दिस सॉल्ट इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज सिंपल सॉल्ट। Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोई बेस है और H2SO4 एसिड है। इस एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और हमें वहां पर सिंपल सॉल्ट मिल गया। सिंपल सॉल्ट एसिड और बेस के डायरेक्ट रिएक्शन से सीधे सीधे जो मिलते हैं, इनमें सिर्फ एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन होता है, इन्हें हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जब इन सिंपल सॉल्ट ये कंबाइन कर जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ में, तो वहां पर बन जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है, मगर इसमें जब अमोनिया पास कर दी जाए तो ये 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना लेता है और वहां बन जाता है CuNH3 SO4 टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट और कॉपर टेट्राएमाइन सल्फेट, टेट्रा अमोनियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट ने 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर लिया और वहां पर यह सॉल्ट बन गया। अब इसे हम सिंपल सॉल्ट नहीं कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉपर सल्फेट की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हुई है। सच टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के और एग्जांपल दूं मैं तो AgNH3 K3FeCN6, K4FeCN6, these are the complex salt. KCN और FeCN होल थ्राइस, ये आपस में रिएक्ट करके यहां कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहे। 2 सिंपल सॉल्ट इधर कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना। और डबल सॉल्ट क्या होते हैं? 2 सॉल्ट जब एक साथ रहने लगे वो डबल सॉल्ट। जैसे एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O एलम। नाउ दिस इज अ डबल सॉल्ट। इधर 2 सॉल्ट एक साथ रह रहे हैं, K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस। ये दोनों सॉल्ट एक साथ रह रहे हैं, दोनों सॉल्ट की प्रॉपर्टीज वहां पर दिखती हैं, इसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। दिस इज मोर सॉल्ट। दिस इज ऑल्सो अ डबल सॉल्ट। इधर भी 2 सॉल्ट एक साथ रह रहे हैं, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। 2 सॉल्ट FeSO4 अमोनियम सल्फेट। अब इस तरह से हम सॉल्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें हैं। सबसे पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तीसरा डबल सॉल्ट। अब एट दिस स्टेज 11th स्टैंडर्ड एंड द बेसिक लेवल ऑफ IIT JEE and IIT JEE advanced level as well, we do not have double salt in our syllabus, neither we have complex salt in our syllabus. हमारा सिलेबस में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट का एनालिसिस नहीं है, ऑल्दो हम स्टडी पैकेज सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका डिस्कशन फिर भी करते हैं, क्योंकि हम तो किसी भी लेवल पर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं। जो आप स्टडी पैकेज देखोगे ना, तो वहां पर तो आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, आपको डबल सॉल्ट के प्रॉब्लम भी मिलेंगे। आप मेरी शीट्स देखोगे, उन शीट्स में जब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स देखोगे तो वहां पर इन दोनों सॉल्ट पर भी प्रॉब्लम्स देखोगे। मतलब आपको जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है उस कंसेप्ट को आप इन सॉल्ट के लिए भी अप्लाई करोगे। मगर पढ़ते समय, पढ़ाते समय, सीखते समय, सिखाते समय जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा वो सिर्फ सिंपल सॉल्ट के माध्यम से ही सिखाऊंगा।
और सिंपल सॉल्ट में जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उन्हीं कंसेप्ट को आवश्यकता पड़ने पर आप आगे इंटीग्रेट भी करोगे प्रॉब्लम्स करते समय। हम जब डिस्कशन करेंगे तब हम यह बात को सीखेंगे कि हाउ टू डील विथ, हाउ टू डिस्कस विथ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट एज। पर अभी एट दिस स्टेज थ्योरी पढ़ते समय पूरी तरह से विल फोकस अवर सेल्फ ऑन सिंपल सॉल्ट, द बिहेवियर ऑफ सिंपल सॉल्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब यह सिंपल सॉल्ट को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये जो सिंपल सॉल्ट जो हमें पढ़ना है इन्हें भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वह सॉल्ट जो हमें जमीन पर मिलते हैं और एक वह सॉल्ट जो हमें समुद्रों में मिलते हैं, जो ओशियंस में मिलते हैं, सी में मिलते हैं। अब इन दोनों सॉल्ट में फर्क क्या है? सॉल्ट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वह सॉल्ट विच आर लार्जली सॉल्युबल इन वाटर, विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और जो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है वो कहीं पर भी हो, अल्टीमेटली बारिश होगी, बारिश के दौरान वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व होकर वो पहले नालों में जाएंगे, नालों से नदियों में जाएंगे और नदियों से अल्टीमेटली समुद्रों में चले जाएंगे। तो जितने भी लार्जली सॉल्युबल सॉल्ट हैं वह अल्टीमेटली समुद्रों में पहुंच जाते हैं और हमें समुद्रों में ही मिलते हैं, महासागरों में ही मिलते हैं। दे आर फाउंड इन सी, दे आर फाउंड इन ओशियंस। और जो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं या काफी कम डिसॉल्व होते हैं, दे आर फाउंड ऑन अर्थ। हम सॉल्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट means which are negligibly soluble in water and largely soluble salt. एक तो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा sparingly soluble salt और दूसरा लार्जली सॉल्युबल सॉल्ट। एक तो वह सॉल्ट जो पानी में काफी कम डिसॉल्व होते हैं, जिन्हें हम स्पैरिंगली सॉल्युबल कहते हैं। हम इसे नेग्लिजिबली सॉल्युबल भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, नेग्लिजिबली सॉल्युबल। जैसे कि ये चौक, इस चौक को यदि पानी में डालेंगे तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जब लेस डेंस के फॉर्म में है तो चौक है, इसको हाई डेंसिटी पर कर दिया जाए देन इट फॉर्म्स मार्बल, इट फॉर्म्स दिस कोटा स्टोन, इट फॉर्म्स मटेरियल फॉर फ्लोरिंग पर्पस। तो सच टाइप ऑफ सॉल्ट, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो बोर्ड बना हुआ है, सच type of things are always made up of sparingly soluble substance or negligibly soluble substance. इस तरह के सॉल्ट को हम पहली कैटेगरी में रखेंगे and will study an article solubility product in order to analyze them. हम इन्हें पढ़ने और समझने के लिए जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, that is a concept of solubility product. Under this title, under this heading, solubility product, will analyze all those substances, all those salt which are negligibly soluble or which are sparingly soluble. इन्हें समझने के लिए हम solubility product करेंगे। While will study salt hydrolysis. Under this title, under this heading, we'll study about all those salts which are largely soluble in water, which are found in sea water, which are found in oceans. जो सॉल्ट हमें समुद्रों में मिलते हैं, उन सॉल्ट के बिहेवियर को, उन सॉल्ट के बारे में समझने के लिए हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आर्टिकल पढ़ेंगे।
अब एक एक करके मैं सॉल्ट के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझाऊंगा, जिसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बिहेवियर को समझाऊंगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें लार्जली सॉल्युबल सॉल्ट के बिहेवियर को समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।